हाय स्टूडेंट्स, छोटा सा लेक्चर होगा अपना आज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं अपन किन किन टाइप की होती है। तो कल अपन ने बहुत सारे ग्राफ देखे थे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ कुछ होगा। ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना। लिसन एवरीवन, इसको नए पेज से लिखना स्टार्ट करो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको सेंटर ऑफ द पेज में लिखो। सेंटर ऑफ द पेज में मतलब ऐसे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? बस दो तरह की होती है। पहला होता है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, अब ये क्या होता है, इसको कैसे अपन याद रखें देखेंगे। और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ऑब्वियसली एक रिमूवेबल है तो एक नॉन रिमूवेबल होगा। नाम पढ़ के क्या आइडिया लग रहा है आप लोगों को कि इस टाइप में डिसकंटिन्यूटी शायद रिमूव करी जा सकती है, ऐसा कुछ लग रहा है? चले देखते हैं। और ये वाले सेकंड टाइप में, ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आप चाह कर भी डिसकंटिन्यूटी हटा नहीं सकते हो। अब ये डिसकंटिन्यूटी हटाने का मतलब क्या होता है देखते हैं। मैं आपको ओरली समझाऊंगा सबसे पहले, हिंदी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस और नो? तैयार हो? देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। दो टाइप के ही ग्राफ्स इसमें आप ज्यादातर पाएंगे। एक इस तरह का ग्राफ आप देख सकते हो कि आपका ग्राफ जो है वो यहां से चालू हुआ और बीच में गड्ढा आया और फिर कंटिन्यू हुआ। ठीक है, थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ये वाला ग्राफ और एक और ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको। पहले बना लो फिर मैं समझा दूंगा, अभी समझा नहीं रहा हूँ ना। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं उस ड्राइंग के बेसिस पे आपको समझा सकूं। दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ होता है ऐसा। अच्छा, पहली बात तो आप मेरे को कंफर्म करके बताएं कि क्या ये दोनों ग्राफ डिसकंटिन्यूस है या नहीं। दे आर डिसकंटिन्यूस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं है? ये डिसकंटिन्यूस है। कौन से टाइप के ग्राफ है? कल अपन ने 6 ग्राफ बनाए थे, उन 6 में से ये सेकंड और फोर्थ टाइप के ग्राफ है। सेकंड और फोर्थ टाइप के, है ना? देखो यार, दोनों ग्राफ में है ना, होता क्या है इन दोनों ग्राफ्स में, डिसकंटिन्यूटी तो डेफिनेटली है। ठीक है, आई होप आपने ड्राइंग बना ली होगी। मैंने डेफिनेशन के लिए ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ी है। पहले डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले आपको समझा दूंगा फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। दो तरह की डिसकंटिन्यूटी को अपन रिमूवेबल बोलते हैं। पहला कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर गड्ढा है। दिख रहा है आपको? इस पॉइंट पर क्या है? गड्ढा है। तो ये वाला टाइप 1 होता है, इसको अपन रिमूवेबल बोलते हैं। क्यों रिमूवेबल बोलते हैं और कैसे आप इसको एफर्टलेसली याद रख सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कि लिमिट यहां पर भी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर क्या गड़बड़ आ गई? क्यों डिसकंटिन्यूटी आया? क्योंकि बीच में गड्ढा आ गया। और यहां पर क्यों डिसकंटिन्यूटी आई? यहां पर गड्ढा तो आया है लेकिन ये पॉइंट कहीं और जाके सेटल भी कर गया है। इसका फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है, बट कहीं और जाके डिफाइंड है, कहीं और जाके वो सेटल्ड है, वो ऊपर जाके सेटल हो गया कहीं। ठीक है। तो दोनों ही केस में अपन क्या कर सकते हैं ना, ये वाली डिसकंटिन्यूटी को अपन सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, गड्ढा भर दिया। देखो ना, अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो।
सुनने में आपको काफी बचकाना लगेगा कि सर ये क्या बात हुई, गड्ढा भर दिया, लेकिन आपको याद ऐसे ही रहेगा और एक्चुअल में होगा भी यही। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को फॉलो करना कि ये गड्ढा है, इसको अपन भर सकते हैं, वी हैव द ऑप्शन कि अपन यहाँ पर पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं और ये वाले पॉइंट को अपन वापस बुला सकते हैं यहाँ पे कि भाई आ जा, सेटल हो जा। सुनने में अजीब लगेगा सर ये हाउ इज इट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, बट आप इसको बोलेंगे कि आजा भाई यहाँ पे दोबारा सेटल हो जा, और वो आ जाएगा जैसे ही। देख रहे हो आपका फंक्शन अब फिर से हैप्पी फंक्शन हो गया, इट इज नाउ कंटिन्यूस। तो आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो इन दोनों सिचुएशन में। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि गड्ढा भर दिया या उस पॉइंट को दोबारा बना दिया, उसको यहाँ पे बुला लिया, उसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स, उसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन ना ऐसे डिफाइंड हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए। और अगर x a के बराबर हो गया, x a के बराबर हो गया, तो अपन जानबूझ के इसको डिफाइन कर दो। मान लो a पर लिमिट आ रही थी 2, है ना, a पर 2 आ रही थी, तो अब आप जानबूझ के बोल दो, पहले a पर नॉट डिफाइंड आ रहा था अपने पास, एग्जैक्ट a पर नॉट डिफाइंड आ रहा था, अड़ोस पड़ोस का वैल्यू 2 आ रहा था, तो हम फंक्शन को अब जानबूझ कर ऐसे डिफाइन कर देंगे कि a पर वैल्यू 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि a पर अड़ोस पड़ोस LHL RHL तो 2 आ रहा था, फंक्शनल वैल्यू जो a पर आ रही थी उसको मैंने 2 लिख दिया है। मैंने खुद से जानबूझ के उसको ऐसे डिफाइन कर दिया अब कि फंक्शनल वैल्यू वहां पे 2 आ जाए। अब जैसे ही फंक्शनल वैल्यू 2 आ चुका है, अपन अब बोल सकते हो कि ये वाला गड्ढा भर चुका है। तो एक्चुअली वी हैव दिस फ्रीडम, कभी कभी हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम फंक्शन को खुद से ऐसे डिफाइन कर सके ताकि ये गड्ढा भर जाए, और जैसे ही गड्ढा भरेगा वैसे ही फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में, वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ये एक फंक्शन है, इसमें ऐसी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, आप बताइए कि इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्चुअली कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन इन सच अ मैनर। ठीक है, और इसी को अपन कहते हैं गड्ढा भरना। ठीक है, इसको लिख मत लेना, या लिख भी रहे तो लिख लो, थोड़ा साइड में लिख लो ना। ओके, तो आपको क्वेश्चन में इसी तरह से वो देगा कुछ ना कुछ कि ए पर क्या वैल्यू रखूंगे ताकि ये फंक्शन अब कंटिन्यूस हो जाए। तो आप मेरी लैंग्वेज सुन रहे हो, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि ए पर क्या वैल्यू डालूं ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, मतलब वो एक्चुअल में बोल रहा है कि ए पर कैसे गड्ढा भरूं ताकि ये कंटिन्यूस हो जाए, मतलब इसको कंटिन्यूस कराना पॉसिबल है। समझ रहे, इसलिए अपन इसको कहते हैं रिमूवेबल। यहाँ पर भी सेम चीज है, ए पर मान लो आपका फंक्शन जो है वो 3 वैल्यू दे रहा है, और अगर ये 2 देता तो फंक्शन कंटिन्यूस होता, मैंने गलती से ऊपर 2 लिख दिया, है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि कैसे मैं इसको कंटिन्यूस बनाऊं, आप बोलना कि यार ए पर जो वैल्यू थी 3 आ रही थी, अब आप ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर दो कि एफ ऑफ ए जो है वो 2 हो जाए इंस्टेड ऑफ 3। ठीक है ना, उसका लोड मत लो। अब आपको डिफाइन करने को रेयरली बोलेगा, आपको हमेशा ऐसा बोला जाएगा कि अगर ऐसा ग्राफ है तो विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस, आप क्या बोलोगे, रिमूवेबल टाइप, है ना, रिमूवेबल टाइप। और रिमूवेबल टाइप में भी इसका नाम होता है फर्स्ट, इसको अपन कहते हैं मिसिंग पॉइंट आरटीडी, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बड़ा इजी इजी नाम है, बहुत इजी इजी नाम है, ये एग्जाम में आ जाता है, इस कारण अपने को पढ़ना पड़ता है। इसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट। देखो नाम सुनते ही समझ में आ रहा है आइसोलेटेड है पॉइंट, कहीं और जाके सेटल्ड, आइसोलेटेड पॉइंट। और ये क्या, क्या ये वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूव करी जा सकती है, हाँ बिल्कुल। उसको अपन जो पॉइंट रूट कर दूर जा चुका है उसको मना लो भाई कि भाई प्लीज आ जाए यार वापस, मना सकते हो ना आप उसको, कोई दिक्कत थोड़ी। अगर फंक्शन ही टूट जाता, फंक्शन ही टूट जाता तो अब आप फंक्शन को जोड़ नहीं सकते। अब आप थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई तुम फंक्शन जो है पूरा का पूरा नीचे आ जाओ, ये थोड़ी कर सकते, पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा भाई, पूरा ही फंक्शन चेंज हो जाएगा ऐसा करने पे। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट की बात है तो अपन उसको बुला सकते हैं, वी कैन रीडिफाइन, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसको अपन आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं, और ये रिमूवेबल तो है ही, तो आप इसको अपने आप याद रख पाओगे कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट आरटीडी, आइसोलेटेड पॉइंट आरटीडी, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं है, वो लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको हिंदी में बोल के बता देता हूँ कि लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस पॉइंट पे या तो गड्ढा है या तो वो वाला पॉइंट जो है वो रूट के कहीं और चला गया, घर छोड़ के भाग गया, आइसोलेट हो गया। ठीक है, तो उस चीज को अंग्रेजी में लिखने वाला हूँ, रेडी हो ना। ओके, तो कैसे लिखे इसको अपन, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ पहली बात। हियर
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए of f of x exists but it is either exist करती है but it is either not equal to f of a, either not equal to f of a, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो f of a के बराबर नहीं है। और गड्ढे को अपन क्या बोलेंगे बताइए, f of a इज नॉट डिफाइंड राइट, और f of a इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, नॉट डिफाइंड, ठीक है। या तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट f of a के बराबर नहीं है, या तो f of a डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। Such type of discontinuities are called removable type of discontinuities। आप लिखना चाहे तो लिख लो, such discontinuities, या तो छोड़ो मैं आपको एक चीज ऐसे लिखवा लेता हूँ, देखिए इन such cases it is possible to redefine, it is possible to redefine the function in such a manner ठीक है, in such a manner that limit f of x tending to a is equal to f of a। जो लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए, ऐसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट का वैल्यू जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जो आ रहा है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए, which makes the function continuous, which can remove the discontinuity, लिखो which can remove discontinuity, which can remove and make the function continuous। ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें। असली बात तो आपको पता है कि कभी भी गड्ढा वाला फंक्शन दिखे तो बोलना ये दीज आर रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल में कौन सा, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चों को याद नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। रटोगे तो याद नहीं रहेगा ना, समझ लोगे तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं जाएगी, आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कि कौन किस टाइप का है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आप लिख लो पहले। बस अपना ये रिमूवेबल टाइप जो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वो आइसोलेटेड पॉइंट में उसको कैसे रिडिफाइन करें? उसको पहले देखो, आइसोलेटेड पॉइंट क्या कह रहा है कि x अगर a नहीं है तो फिर तो जो फंक्शन का ग्राफ है वही वाला f ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है पैराबोला, हो सकता है कुछ और, जो भी रहेगा वो अपन यहाँ लिख देंगे। और अगर पहले गिवन होगा क्वेश्चन में कि एक्स ए होने पर वैल्यू 3 आ रहा है, तो अपने को बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, एक्स ए होने पे 3 पे मत रहो, तुम 2 पे वापस आ जाओ, है ना। तो अपन बोलेंगे कि एक्स ए होने पे अपन इसको रीडिफाइन कर सकते हैं कि ये 2 हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ए पर वैल्यू 2 होना चाहिए, ऐसे अपन इसको रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट को वापस बुलाना है, तो यही तरीका है करने का। ठीक है, उसका मतलब ये जो पहले डॉट ऊपर हुआ करता था अब नहीं होगा, अब वो डॉट इधर यहाँ पर आके गड्ढे को भर चुका होगा। ठीक है, पर ऐसे ही बोल देंगे या फिर कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे? नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन ही आएगा। देखो पहली बात तो आपको रीडिफाइन करने के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। आपको थोड़ी बोलेगा कि रीडिफाइन करो, आपसे बस पूछेगा कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, बस आपको देख कर बताना है कि आइसोलेटेड पॉइंट। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो गए कि रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, तो आपको अपने आप देख के समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई पॉइंट को बुला लेंगे अगर अपन तो ये रिमूवेबल हो जाएगी बस। तो आइसोलेटेड पॉइंट, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्या हो गया रिचा? और नीचे कुछ सर हो गया सर। हो गया ना।
अगला होता है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल मतलब आप चाह कर भी इनको रिमूव नहीं कर सकते। अगर इनको रिमूव करना है तो फंक्शन ही चेंज हो जाया करेगा। हालांकि यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन पर बस एक पॉइंट का वैल्यू चेंज कर रहे थे अपन, दैट इज ओके, बट पूरा फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यार बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ये सब जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, समझ में आ रहा है? काफी दिनों बाद अपन ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें याद करना पड़े, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने पर्सनली इनको कभी याद ही नहीं करा क्योंकि सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। मिसिंग पॉइंट ऐसा, आइसोलेटेड पॉइंट ऐसा, दोनों रिमूव किया जा सकता है, इसलिए दोनों रिमूवेबल के अंदर आएगा। आगे पढ़ते हैं अपन। नॉन रिमूवेबल टाइप में क्या होता है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। पहला होता है फाइनाइट टाइप। ठीक है, फाइनाइट टाइप। देखो पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला ग्राफ देख लो। ये पॉइंट ए के पहले लिमिट का आंसर 2 था, पॉइंट ए के बाद मान लेते 3 है ना, पॉइंट ए के बाद 3 है, तो लिमिट एग्जिस्ट किया नहीं किया? लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया मतलब फंक्शन जो है कट से टूटा है। समझ में आ रहा है आपको? फंक्शन जो है एकदम कट से ब्रेक हुआ है भाई, एक नीचे रह गया, एक हिस्सा ऊपर रह गया। बात समझ में आ रही है आपको? बुरी तरह से टूटा है फंक्शन। ये बुरी तरह से नहीं टूटा है, ये डैमेज जो है वो रिपेयरेबल है, बट दिस डैमेज इज नॉन रिपेयरेबल, है ना। इसको अपन दोबारा फिक्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाली डिसकंटिन्यूटी क्या है, नॉन रिमूवेबल। ठीक है, चलिए। तो मतलब इसको सुनो तो, पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। दूसरा, और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि यार लिमिट एग्जिस्ट कैसे नहीं करता है कि एक लिमिट इन्फिनिटी पे चली गई हो। मान लो ये ऐसा कुछ हो गया हो, 0 पर प्लस इन्फिनिटी चला गया हो, और 0 के पहले माइनस इन्फिनिटी चला गया हो, समथिंग लाइक दिस। क्या ये कंटिन्यूस है? यार देखो, मैं तो 0 पे बात कर रहा हूँ ना स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग कि डोमेन की बात कर रहा हूँ, मैं तो 0 की बात कर रहा हूँ। तो आप बोल दोगे कि हाँ 0 के आगे प्लस इन्फिनिटी, 0 के पीछे प्लस माइनस इन्फिनिटी, वैसे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनफाइनाइट है लिमिट। एक तरफ की लिमिट कम से कम इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये फाइनाइट टाइप मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट, सुनो मेरी बात प्लीज ध्यान से, बड़े आराम से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के तरीके ना बहुत सारे होते हैं। एक है कि देखो एलएचएल जो है वो 2 है, और आरएचएल जो है वो 3 है। तो दोनों एलएचएल और आरएचएल दे आर फाइनाइट, बोथ आर फाइनाइट बट दे आर नॉट इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट फाइनाइट टाइप कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि लिमिट फाइनाइट था बट अनइक्वल था। यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट ये इनफाइनाइट टाइप कहलाएगा, क्योंकि कम से कम एक तरफ की लिमिट इन्फिनिटी भाग गई है। दोनों तरफ की भाग जाए तो फिर तो डबल बोनस है, उसको अपन फिर इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। कितना बड़ा नाम है देखो, इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बच्चे सुनते ही छोड़ देते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। तो फंडा क्या है, रूल ऑफ थंब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दो तरीके से नहीं कर सकती, आइदर दोनों लिमिट फाइनाइट हो एंड दे आर नॉट इक्वल, दूसरा कि दोनों में से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो, बस तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसका थर्ड टाइप भी होता है बट वो थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं। तो ये मिटा रहा हूं मैं अभी, बना मत लेना। अरे यार, ओके, सो लिखिए मेरे साथ, फाइनाइट टाइप। तो मैं पहले ऊपर लिखवा देता हूँ कि हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और लिमिट किस तरीके से नहीं कर रही? जितने तरीकों से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है उतने इसके टाइप होंगे। सही बात है ना। तो एक फाइनाइट टाइप, हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब फंक्शन बुरी तरह से टूट गया है, तो टूट गया तो अपन अब इसको जोड़ नहीं सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू redefine the function in any manner in any manner
टू मेक इट कंटिन्यूस। अब इसके भी टाइप्स देख लेते हैं, है ना, इसके भी सब टाइप्स, फर्दर इसके भी कितने सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहला टाइप हो जाएगा फाइनाइट टाइप, दूसरा टाइप हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप, बस। और एक और होता है लास्ट वाला, जिसको मैं ऑसिलेटरी बोलता हूँ। मैं क्या, पूरी बुक्स ऑसिलेटरी बोलती है, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। तो फाइनाइट टाइप में क्या होगा, आपको सब पता है, अब मैं सब समझा चुका हूँ, वही चीज अंग्रेजी में लिखना है। फाइनाइट टाइप में होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बट दे आर फाइनाइट, है ना, बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट बट अनइक्वल, बोथ साइडेड लिमिट्स आर फाइनाइट बट अनइक्वल। खत्म। ज्यादा अंग्रेजी क्यों लिखेंगे अपन, एग्जाम्पल लिखो सीधे। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि फंक्शन जो है, यहाँ पे चाहे आप डार्क कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट LHL और RHL तो सेम नहीं है ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो x इज इक्वल टू ए पर LHL RHL सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा 1, और राइट हैंड लिमिट कितना है 2 है। तो LHL और RHL सेम है क्या, नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट दोनों लिमिट आप देखोगे तो फाइनाइट थी, बोथ द लिमिट्स वर फाइनाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खत्म बस और क्या। सेकंड देखते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, फाइनाइट टाइप आपको पता होना चाहिए, बट फाइनाइट टाइप क्या होता है, नॉन रिमूवेबल होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में पूरा ऐसा आता है, फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला लिखिए इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, इनफाइनाइट टाइप देखते हैं अपन। मतलब ये हो जाएगा इसका कि पहले अंग्रेजी में लिखूं या पहले ग्राफ बता दूं। ग्राफ बता देता हूँ, है ना। देखो भाई, कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, थोड़ा सा, दो ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको छोटा कर देते हैं ना। कॉपी भी कर लेते हैं, तो दो ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ कुछ ऐसा ले लो आप, कि डेफिनेशन लिखिए, एट लीस्ट एक तरफ की लिमिट इंफिनिटी हो, एटलीस्ट वन साइडेड लिमिट इज इंफिनिटी। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि ये वाला ग्राफ ले लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लो, या फिर ऐसा ले लो कि अ, सोचने दो यार, तुम लोग सोचने ही नहीं देते हो। चलो मैं कुछ अपने मन से एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ ना कि ये 1 पे आके ऐसे रुक गया, और ये वाला पार्ट जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, या चलो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, ऐसा अजीब सा ग्राफ ले लिया। अब देखो सुनो, इसमें हो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज 1, फाइनाइट, फाइनाइट है, बट राइट हैंड लिमिट क्या है, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, दिख रहा है आपको, एट जीरो, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स टेंडिंग टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो एक तरफ की लिमिट इन्फिनिटी तक भाग रही है, तो इसको अपन इनफाइनाइट टाइप कहेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ की लिमिट इन्फिनिटी पे भाग रही है, LHL प्लस इन्फिनिटी और, सॉरी, LHL माइनस इन्फिनिटी है ना, और RHL प्लस इन्फिनिटी। इज दैट ओके, दोनों ही इनफाइनाइट टाइप कहलाएगा। वन वन साइडेड लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है ना, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। समृद्धि, आज आपने मैसेज नहीं देखा था कि,
अगला देखिए, लास्ट होता है लिमिट और कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। भाई ये क्या है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जितने तरीके से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उतने इसके टाइप्स होंगे। तो एक हो गया कि फाइनाइट टाइप से, मतलब अपना लिमिट फाइनाइट है बट नॉट इक्वल, इनफाइनाइट मतलब लिमिट इन्फिनिटी तो का इक्वल करेंगे। और तीसरा होता है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ लिमिट। देखिए ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब ये हो जाता है कि लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज। लिखो लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज। ये समझ में नहीं आएगा आपको, मैं समझाऊंगा ये, डोंट वरी। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। ये बड़ा यूनिक तरीका है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x if x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0। ठीक है, अब अपन इसकी 0 पे लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो लिमिट चेक करते हैं x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो LHL निकाल दो पहले। मैं पहले LHL निकाल लेते हैं, फिर RHL निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा संगीन मामला हो गया ना, सीरियस हो गया। 0 के पहले 0 के बाद लेक्चर आप लीव मत करिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा, फिर अपन लीव करेंगे। बस ये छोटा सा पॉइंट है, मैं समझा के आपका खत्म कर दूंगा। हाँ जी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां माइनस एच रख दो। 0 से पहले मतलब ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर वाली ब्रांच में। तो ऊपर वाली ब्रांच में गए तो साइन ऑफ 1/-h आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। कोई मुझे बताएगा साइन माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या है? एनीवन, एनीवन इन दिस क्लास? RHL निकालते हैं। RHL मतलब क्या हो गया, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां 0+h रख दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ प्लस इन्फिनिटी। एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास कोई मुझे बता सकता है साइन माइनस इन्फिनिटी और साइन प्लस इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा? आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड। सोचो, ऐसी थोड़ा रैंडम गैस भी तो मारो यार। सुनो, साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसका आंसर जो रहेगा ना वो -1 से 1 के बीच में नाचता रहेगा। अभी यहाँ पे आप दावे के साथ तो कुछ भी नहीं बता सकते हो कि साइन माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा। वी कैन नॉट कमिट, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। हमको क्या, भगवान को भी नहीं पता है माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, तो हम कैसे बता दें कि क्या आंसर आएगा? लेकिन जो भी आंसर आएगा वो निश्चित रूप से फाइनाइट तो होगा ही होगा। वो जरूर -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा, नाच रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ना ना ना। ये 1 की बाउंड्री के बाहर नहीं निकलेगा और -1 की बाउंड्री के पहले नहीं जाएगा। -1 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ आंसर होगा। बात समझ में आ रही? बट आप एकदम ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकते हो कि क्या आंसर होगा। तो आपने एक रेंज बता दिया यहाँ पे कि ये वाला आंसर आपका जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। और RHL भी आप क्या बोलोगे कि इट विल बी सम आंसर बिटवीन -1 to 1। ठीक है, बट लिमिट की वैल्यू यूनिक नहीं है। आप यूनिकली डिफाइन कहां कर पा रहे हो? यू कैन नॉट से कि -1 से 1 के बीच में क्या नंबर होगा। आप दावे के साथ ऐसा कह सकते हो कि आंसर हाफ होगा, या 1/3 होगा, है ना, या 2/3 होगा, या एनीथिंग। यू कैन नॉट से, क्योंकि आपको बस इतना पता है कि हाँ भाई माइनस इन्फिनिटी पे, अरे जो भी इनपुट हो, जो भी इनपुट हो, आंसर तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते यूनिकली क्या आंसर आएगा, सिंस वी कैन नॉट डिफाइन द लिमिटिंग वैल्यू इन अ यूनिक मैनर, तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट के नहीं एग्जिस्ट करने का बड़ा यूनिक तरीका है, समझ में आ रहा है? फाइनाइट टाइप इनफाइनाइट टाइप तो ठीक था, ये थोड़ा सा और अच्छा तरीका है लिमिट के नहीं एग्जिस्ट करने का। क्यों नहीं करेगी? सिंस limiting value is not unique, limiting value is not unique at x tending to 0। खत्म। x के अड़ोस पड़ोस में आपको सटीक आंसर थोड़ी मिल रहा है, आपको तो रेंज मिल रही, पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो आपका वैल्यू साइन माइनस इन्फिनिटी का, दैट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1। ठीक है, इसके
जो भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स अपन जो एप्लीकेशन करेंगे दैट वी विल सॉल्व टुमारो। ठीक है, आज मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं कराऊंगा, बेकार में आपको मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कराना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया है बट ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क सुनिएगा, है ना। मैं अभी लेक्चर स्टॉप करूंगा, फिर मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट बात करूंगा बस। ठीक है, आपका होमवर्क कल का रहेगा, सिंगेज पूरा 76 तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको कर लो, और अगर कंप्लीट हो गया है तो इट विल बी अ रेस्ट डे फॉर मैथमेटिक्स। आप रेस्ट कर सकते हो, बट एक समझदार बच्चा रेस्ट नहीं करेगा, आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट रिवीजन। आपका सैटरडे को, ठीक है, टेल मी इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, बट सैटरडे को विल बी कंडक्टिंग अ क्विज। टाइमिंग जो रहेगी वो मैं आपको अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद एक बार बता दूंगा, या फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैटरडे का जो क्विज रहेगा, पहली बात तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इज देयर एनी टॉपिक जो आपको लगता है कि नहीं सर पहले रिवाइज कर लेते हैं या पहले उसका क्विज करवा लेते हैं, तो आप मेरे को बता दीजिए, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से सीक्वेंस जैसा है वैसा चला लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सैटरडे को हम क्विज रखेंगे। कोई स्पेशल डिमांड हो तो मेरे को बोल के बता देना। ठीक है, संगेज कल अपन हो सकता है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करें, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। ठीक है, एक एक दिन का गैप देके डिस्कशन करूंगा मैं, ताकि थोड़ा थ्योरी भी अपनी चलती जाए। तो परसों अपन 1 to 20 डिस्कस करेंगे। ट्राई टू हैव एज लेस डाउट्स एज पॉसिबल। कोई बात नहीं, अगर आपके ज़्यादा डाउट्स है तो पूछ लेना। ज़्यादा डाउट्स हुए तो मैं पूरा एक लेक्चर में नहीं करूँगा कवर, कम हुए तो तुरंत कर देंगे। ठीक है, ओके। तो सैटरडे को जो अपना क्विज रहेगा, आज के क्या चल रहा है, आज वेंसडे है ना, आज होना चाहिए था टेक्निकली बट आज नहीं रखा, कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स मेट्राइसिस एंड पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, ये 5 चैप्टर्स जो है वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली रिवाइज करवाने हैं। फिर पीएनसी और बाइनोमियल भी करवाना है रिवाइज, और एक फंक्शंस अभी रिसेंटली करा है, थोड़ा रुक जाओ उसको पुराना होने दो। मैं चाह रहा हूँ कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार और टच करें, काफ़ी टाइम हो गया, बट सैटरडे के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है। करते क्या बोलते हो, लेट अस डू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर करके आओ, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला मेट्राइसिस डिटरमिनेंट्स, ये पांचों चैप्टर्स जो है फिर से रिवाइज करवा के क्विज लूंगा। तो रिवीजन भी मैं आपको दूंगा उसका। ठीक है, सारे शॉर्ट रिवीजन वीडियोस जो है वो बस मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट क्विजिंग। तो अब हर हफ्ते अपन क्विजिंग करेंगे। कल आप ये 76 तक करके आओ, परसों मैं डिस्कस करूंगा 1 to 20, तो 2 दिन है आपके पास पूरा करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी से अभी फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है, थोड़ा और रुक जाओ। चलिए बच्चों, बाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट। मैं रिकॉर्डिंग जरा कम से कम रोक देता हूँ।